ओके, सो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 21। आज चैप्टर नंबर 21 इलेक्ट्रिक फील्ड्स के बारे में है। पिछली क्लास में ज़िया ने आप लोगों को इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में बताया होगा, जिसमें आप लोगों ने कूलम लॉ को डिस्कस किया था। सो मैं अब कुछ हम टॉपिक इसका डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है, इसको कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं, हम कैसे इसके ज़रिए सादा तरीन मसाइल को हल कर सकते हैं। सो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है और देन हम इसकी मैं ना इन लेक्चर्स के इनको तीन हिस्सों में अपलोड करूँगा। एक तो आज हम एक इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में करेंगे और देन एक सैम्पल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे, और उसके जो हमारी सैटरडे की क्लास होगी उसमें हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे और उससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम करेंगे। और जो मज़ीद प्रॉब्लम्स हैं वो मैं आपको संडे वाले दिन एक ट्यूटोरियल की फॉर्म में अपलोड करके प्रोवाइड करूँगा। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने से पहले हमें कुछ 2-3 बुनियादी बातों का पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि जब हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखते हैं फील्ड, फील्ड होती क्या है, ये एक अहम सवाल है कि हम फील्ड से मुराद क्या ले रहे हैं। और फिर हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड असल में क्या चीज़ होती है। सो फील्ड से मुराद कह लें कि एक रीजन है, एक स्पेस है। सो किसी भी तरह की स्पेस ले लें, मैंने एक आर्बिट्ररी स्पेस डिफाइन कर ली, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स पड़े हुए हैं। पॉइंट्स कह लें, पार्टिकल्स कह लें, कुछ भी कह लें, मेजरेबल क्वांटिटीज़ हैं, जो आपका दिल करे। अब इस स्पेस की एक प्रॉपर्टी होगी। सो मिसाल के तौर पर अगर इस स्पेस की ये एक टेम्परेचर फील्ड है, एक टेम्परेचर स्पेस है, तो ये क्या करेगी, तमाम मॉलिक्यूल्स को, और इसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो सारे मॉलिक्यूल्स को ऑटोमेटिकली हीटअप करना शुरू कर देगी। तो ये एक फील्ड है जो सारे पार्टिकल्स का टेम्परेचर राइज कर रही है। इसी तरीके से कोई फील्ड ऐसी हो सकती है जो इनका टेम्परेचर कम कर रही हो। सो इसी तरीके से कोई फील्ड आपके पास स्केलर फील्ड हो सकती है। स्केलर फील्ड क्या होगी, स्केलर फील्ड का मतलब है कि स्केलर फील्ड एक ऐसी प्रॉपर्टी पार्टिकल्स में इंड्यूस करवाएगी कि वो सारे पार्टिकल स्केलर होंगे। या हम दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो स्केलर हैं, क्योंकि ये स्केलर फील्ड है। इसी तरह अगर इन पार्टिकल्स की मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है तो ये वेक्टर फील्ड बन जाएगी, क्योंकि वेक्टर्स की वजह से पैदा हो रही है। So, इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फील्ड होती है। ग्रेविटेशनल फील्ड क्यों होती है, क्योंकि वो ग्रेविटी की वजह से पैदा हो रही है, कि उसके अंदर जो भी चीज़ आती है ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटी का उसके ऊपर एक अट्रैक्टिव इफेक्ट पैदा होता है, तो जिसकी वजह से हम उसको ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं कि हम एक ज़मीन की ग्रेविटेशनल फील्ड में मौजूद हैं, क्योंकि ज़मीन हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसी तरीके से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है चार्जेस की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का काम या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई करना है या रिपल्शन। इसका मतलब ये है कि इसके अंदर अगर कोई भी चार्ज बॉडी आए, लाजमी नहीं कि वो इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ही हों, कोई भी चार्ज बॉडी आए, या तो उसके ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाएगी या फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगी। सो ऐसी इस तरह के फील्ड को हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं कि जिसके अंदर कोई भी पार्टिकल आए वो उसमें मौजूद चार्जेस के इन्फ्लुएंस को इफेक्ट कर रहा हो। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट है। इस तरीके से हम बहुत सारी फील्ड्स डिफाइन कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब इस मिसाल जैसे हमने बात की कि अगर इस फील्ड के अंदर कोई पार्टिकल आ रहा है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस करेगा। महसूस करने से क्या मुराद है कि जिस चार्ज की वजह से वो फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, मिसाल लेट्स सपोज के यहाँ पर ये एक चार्ज है क्यू, इस यहाँ पर कोई एक चार्ज पड़ा हुआ है इसको मैं क्यू नॉट कह देता हूँ, और ये क्यू है। अब इस चार्ज की वजह से इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लग रही होगी, तो ये किसी फोर्स को महसूस कर रहा होगा, और वो फोर्स हम कूलम लॉ के ज़रिए फाइंड कर सकते हैं। सो क्यू क्यू नॉट, और जो इनके दरमियान डिस्टेंस आ रहा होगा हम इसको कह देते हैं कि डी है। सो ये चार्ज क्यू नॉट इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा है। सो ये मेरा टेस्ट चार्ज है। हम यूजुअली टेस्ट चार्जेस को पॉजिटिव लेते हैं, और ये कोई भी दूसरा एक चार्ज है। सो अब इस चार्ज के ऊपर, इस चार्ज क्यू पे, इस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट की वजह से जितनी फोर्स लग रही होगी, वो इन्फ्लुएंस हमने वो इफेक्ट कैलकुलेट करना है, और वो जो इफेक्ट असल में कहलाता है उसको हम फील्ड कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। सो फोर्स पर यूनिट चार्ज। सो ये हमारे पास एक डेफिनेशन है हमारी हमारी इलेक्ट्रिक
फील्ड के कि किसी भी दूसरे चार्ज की वजह से इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही होगी। सो फोर्स पर यूनिट चार्ज हमारी डेफिनेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। बेसिकली ये इन्फ्लुएंस है कि इस चार्ज की वजह से कितना इन्फ्लुएंस किसी दूसरे चार्ज के ऊपर पैदा हो रहा है। सो इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो भी आपका सिस्टम आ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। ये अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में जा रही होगी। वो डायरेक्शन डिपेंड करेगा कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। तो जो डायरेक्शन आपके पास फोर्स की होगी वही डायरेक्शन आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। लेकिन इसमें इस चार्ज का मैग्नीट्यूड भी मैटर करता है। सो अगर तो चार्ज आपके पास पॉजिटिव है फिर तो जो डायरेक्शन फोर्स की है वही डायरेक्शन फील्ड की है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपके पास डायरेक्शंस डिफरेंट होंगी। चूंकि हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव था तो हम देख सकते हैं कि आपके जो दोनों वेक्टर्स हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स का वेक्टर भी और इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर भी, वो सेम डायरेक्शन में है। यानी कि हम कह सकते हैं कि डायरेक्शन ऑफ ई वही है जो एफ की डायरेक्शन है। और अगर हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेनी हो तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं। सो हम एज्यूम करते हैं कि हमारा टेस्ट चार्ज पॉजिटिव है क्यू नॉट। मैं आपकी बुक की नोटेशन के साथ कंसिस्टेंट होना चाहता हूँ। और इसी तरीके से अगर हम मैग्नीट्यूड वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो एफ ओवर क्यू नॉट आर हैट। ये जो आर होगा ये आपका यूनिट वेक्टर रेडियली इनवर्ड या रेडियली आउटवर्ड वेक्टर है कि या तो ये अलोंग द डायरेक्शन ऑफ चार्ज होगा या यानी कि या तो ये टुवर्ड्स द चार्ज होगा या फिर अवे फ्रॉम द चार्ज होगा। सो आर हैट या तो अवे फ्रॉम द चार्ज और अभी हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन ये दो पॉसिबिलिटीज हैं हमारे पास। फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, चार्ज का यूनिट कूलम होता है, तो हम इसको न्यूटन पर कूलम में मेजर कर सकते हैं। ये इसका सिस्टम इंटरनेशनल में यूनिट है। तो डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स में हम इसका कोई और यूनिट भी ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बड़ा एक अहम सवाल ये पैदा होता है कि हमारे आसपास हर तरह, अगर हम हर वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड्स के हिसार में होते हैं, आपके कमरे में टेलीविज़न चल रहा है, आपके पास मोबाइल फ़ोन है, एनर्जी सेवर्स ऑन है, जो भी चीज़ चल रही है हर वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड्स तो मौजूद है हमारे आसपास। हम एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड्स के घेरे में हैं। तो अब अगला सवाल ये कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड्स को कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे मेजर कर सकते हैं। अगर हमें पेपर पे शो करना हो कि इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ये किसी चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, हम उन्हें पेपर के ऊपर कैसे शो करवाएंगे। इस काम के लिए हमारे पास एक हाइपोथेटिकल, एक इमेजिनेटिव टूल मौजूद है जिसको हम इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कहते हैं। ये लाइंस रियल में एग्जिस्ट नहीं करती इस तरीके से जिस तरीके से हम पेपर पे ड्रॉ करते हैं। डेफिनेटली इनकी एग्जिस्टेंस है लेकिन इस तरीके से एग्जिस्टेंस नहीं है जिस तरह हम पेपर के ऊपर ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन पेपर पे इनको ड्रॉ करने का मकसद सिर्फ इनको विजुअलाइज करना होता है। सो इनको विजुअलाइज करने के लिए फाउंडर ऑफ वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स माइकल फेराडे ने कुछ रूल्स डेवलप किए थे, कुछ आइडियाज प्रपोज किए थे। सबसे पहले माइकल फेराडे ने ही इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट हमें प्रोवाइड किया था कि अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करना है फील्ड वेक्टर्स को किसी स्पेस में, और जबकि इन फैक्टर्स की मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होती है, डायरेक्शन भी डिफरेंट होती हैं, तो आपको उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स का आइडिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आइडिया देना पड़ेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती क्या है, इसको हम इसके बारे में कुछ चीज़ों को हम लोग डिस्कस करते हैं कि लेट्स सपोज कि यहाँ पर आपके पास एक चार्ज है प्लस क्यू। अब इससे जो लाइंस मौजूद होंगी वो तो हर डायरेक्शन में जा रही होंगी, वो यहाँ पर भी जा रही हैं। एक इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ लाइंस होंगी जो यहाँ से निकल रही होंगी। ये तो मैं बहुत बड़ी बड़ी लाइंस बना रहा हूँ, लेकिन हम देख सकते हैं कि इसमें हर पॉइंट के ऊपर लाइंस लाई कर रही होंगी। ये जो लाइंस होती हैं जो इस चार्ज के हर तरफ फैली हुई हैं, ये असल में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहलाती हैं। हम लेकिन इनको ड्रॉ करने के लिए कुछ रूल्स हम लोगों ने डेवलप किए हुए हैं, साइंटिस्ट ने वक्त के साथ साथ। वो रूल्स क्या हैं, और हमें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए उन रूल्स को लाजमी जहन में रखना पड़ता है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो लाइंस होती हैं ये हमेशा पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती हैं
और नेगेटिव चार्ज पर एंड होंगी। ये कन्वेंशन है। इसके पीछे कोई टेक्निकल रीज़न नहीं कि ऐसा क्यों है, ये सिर्फ एक कन्वेंशन है। अगर हम इस कन्वेंशन को चेंज कर देंगे तो हमारे पास एक एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन आता जाएगा हमारी हर कैलकुलेशन में, और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये हमारे बाकी नोटेशंस के साथ, बाकी कन्वेंशंस के साथ कंसिस्टेंट है। इसका मतलब है अब ये चीज़ क्या बता रही है कि ये पॉजिटिव चार्जेस से अवे जाती हैं और नेगेटिव चार्जेस की तरफ सफ़र करती हैं। जैसे हम यहाँ पर भी देख सकते हैं कि सारी की सारी लाइनें पॉजिटिव चार्जेस से आउटवर्ड है, तो इनका जो रेडियल वेक्टर है वो आउटवर्ड रेडियल वेक्टर है, और जो नेगेटिव चार्जेस होते हैं उनका रेडियल वेक्टर इनवर्ड इनवर्ड होता है। आप एक और चीज़ भी इनमें नोट कर सकते हैं कि जैसे जैसे हम चार्ज से फासला बढ़ाते जा रहे हैं, इन लाइंस के दरमियान स्पेसिंग भी बढ़ती जा रही है। जैसे यहाँ पर स्पेसिंग कम ज़्यादा है, यहाँ पर कम है, जितना करीब जाते जाएंगे स्पेसिंग और कम होती जाएगी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक पैच ड्रॉ करूँ, सो इसको अगर हम एक पैच ड्रॉ करें, किस तरीके से इसको ड्रॉ किया जाए कि असल में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के करीब होती हैं उतना ज़्यादा उनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। सो अगर अब मिसाल के तौर पर आप ऐसे समझिए, इस डायग्राम के बजाय हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर एक डायग्राम बनाते हैं। सो ये कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस हैं जो मूव कर रही हैं, जो आपने ड्रॉ की हुई हैं। हम यहाँ पर दो बॉक्सेस बनाते हैं, एक ये उसके रास्ते में एक ब्लॉक आ रहा है, एक ये आ रहा है। अब डेफिनेटली ये जो वाला जो ब्लॉक है इसमें नंबर ऑफ लाइंस 2 पास कर रही हैं और इसमें नंबर ऑफ लाइंस 3 पास कर रही हैं। इसका मतलब है कि ये जो ब्लॉक होगा ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड को एक्सपीरियंस कर रहा है एज़ कम्पेयर टू दिस ब्लॉक। यहाँ पर अगर आप देखें, तो जितना हम चार्ज के करीब आते हैं, नंबर ऑफ लाइंस एक दूसरे के उतना ज़्यादा करीब आना शुरू हो जाती हैं। यानी कि चार्जेस की डेंसिटी उतनी, यानी कि नंबर लाइंस की डेंसिटी उतनी ज़्यादा बढ़ती जाती है। कम रीजन के अंदर ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस आती हैं, लेकिन जैसे जैसे आप दूर होते जाएंगे लाइंस के दरमियान फासला बढ़ता जाएगा, उनकी डेंसिटी भी कम होती जाएगी। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। सो जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का असर बहुत ज़्यादा होता है यूजुअली चार्जेस के पास, आप जितना किसी सोर्स के करीब जाएँ आपको उतनी ज़्यादा फोर्स महसूस होती है कि आपके ऊपर लग रही है। सो उसकी वजह यही है कि वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। और इस तरीके से अगर आपने किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करनी है, सो लेट्स सपोज उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ कर लें, आपने यहाँ पर फाइंड करना है। सो जिस तरीके से आप इस चार्ज के ऊपर आपने इस पॉइंट के ऊपर फाइंड करना है, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करना है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, यहाँ पर ये इसकी डायरेक्शन है। सो हर पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन उस पॉइंट उस चार्ज की टेंजेंट होती है। सो अगर तो इन लाइंस के दरमियान फासला एक जैसा है, इनकी डेंसिटी एक जैसी है, तो ये यूनिफॉर्म होती हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, वक्त के साथ साथ इनका फासला बढ़ता जा रहा है या आप सोर्स को चेंज करते हैं तो इनके फासले में तब्दीली आती है। जो भी सर्कमस्टांसेस होते हैं, अगर इनकी डेंसिटी एक जैसी नहीं रहती तो इसका मतलब है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो असल में ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं हमें उस फील्ड के बारे में बहुत कुछ बता देती हैं। ओके, अब हम जब हमारे पास इतना कुछ मटेरियल आ गया है, अब हम असल में इलेक्ट्रिक फील्ड को अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। हमारे पास हम देखते हैं कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो सकती है। तो पहले अब मैं आपको ये पहले हम ये देख लेते हैं कि पॉइंट चार्ज होता है कैसे। मैंने यहाँ पर एक डॉट लगाया है। सो ये डॉट बेसिकली एक पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है, एक ऐसी चीज़ है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, जिसकी आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है। मतलब जिसको आप ये एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है चीज़ों को विजुअलाइज करने का। डेफिनेटली पॉइंट पार्टिकल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं हमारे पास, इतने छोटे होते हैं, या मैथमेटिक्स में इनके और भी डेफिनेशन मौजूद हैं हमारे पास। लेकिन अमूमन पॉइंट पार्टिकल से मुराद एक ऐसी चीज़ ली जाती है जिनकी जिनकी विड्थ, लेंथ और हाइट जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो को अप्रोच कर रही होती है। सो ये ऑलमोस्ट ना होने के बराबर कह रहे हैं। बिल जितना छोटे से छोटा पॉइंट आप लगा सकते हैं।
हम डायमंड की उनके ताकि हम उनके साइजेस को कंसिडर नहीं कर रहे होते हैं। हम इस तरह के चार्जेस को हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं। और यूजुअली हम जब भी किसी जो पॉइंट चार्जेस होते हैं ये हमारे पास, अब यहाँ पर हम जो पॉइंट चार्जेस ले रहे हैं अपना, वो एक टेस्ट चार्ज है। और जो टेस्ट चार्ज होता है वो पॉजिटिव लेते हैं। अगेन इसकी कोई रीज़न नहीं है कि हम ऐसा क्यों ले रहे हैं। हम नेगेटिव टेस्ट चार्जेस भी ले सकते हैं, उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नेगेटिव का मसला ये होता है कि आपको एक माइनस एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है अपनी कैलकुलेशन में हर जगह। सो कन्वेंशनली हम लोग पॉजिटिव ही ट्रीट करते हैं। कूलम लॉ से हमने देखा है कि इस तरह की सिचुएशन के लिए हमारे पास जो कूलम फोर्स होगी, सो ये आपके पास असल में इस अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो आप ये देखें कि ये आपके पास टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है। हम देखना चाहते हैं कि इस चार्ज क्यू की वजह से इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। सो अभी हमने इनके मैग्नीट्यूड का जिक्र नहीं किया, हमें ये पता है कि ये पैरेलल पॉजिटिव है टेस्ट चार्ज हमारा। सो अगर आप इनके लिए इलेक्ट्रिक फोर्स लिखना चाहें तो इलेक्ट्रिक फोर्स आपको मिलेगी। सो मैं इसको इलेक्ट्रिक फोर्स बार बार कह रहा हूँ, आप इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही समझें फिलहाल। इससे क्या फ़र्क नहीं पड़ेगा जो इन चीज़ों पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि हम उसको इलेक्ट्रिक लें या इलेक्ट्रोस्टैटिक लें। लेकिन हमारी assumption ये कि हमारे चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं। तो इसको हम कूलम फोर्स भी कहते हैं। क्यू नॉट ओवर, और जिस डिस्टेंस पे रखा हुआ इनके दरमियान डिस्टेंस आर है तो आर स्क्वेयर, डायरेक्शन आर हैट आ जाएगी आपके पास। सो कॉरस्पॉन्डिंगली अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड लेनी है कि इस चार्ज के ऊपर कितनी लग रही है, सो एफ ओवर क्यू नॉट, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट ओवर आर स्क्वेयर ओवर क्यू नॉट आर हैट। और ये आपके पास आ जाएगा क्यू ओवर आर स्क्वेयर। सो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है किसी पॉइंट चार्ज की। डेफिनेटली अगर ये नेगेटिव चार्ज होगा तो आपको कॉरस्पॉन्डिंगली नेगेटिव आर हैट मिलेगा। अगर हम इसकी मैग्नीट्यूड लेना चाहें तो E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वेयर। अच्छा, ये जो मैंने एब्सोल्यूट का साइन यहाँ पर लगाया है ये इसलिए लगाया ताकि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। सो अगर मैं माइनस क्यू ले रहा हूँ तो भी आपको मैग्नीट्यूड पॉजिटिव ही देगा। सो अगर प्लस क्यू है तो फिर तो ये ऑब्वियसली प्लस क्यू ही के है। कि हम बस इस बात से बचना चाहते हैं कि हमारी डायरेक्शन इस चार्ज की वजह से चेंज ना हो जाए, कि ये ना हो कि एक नेगेटिव साइन यहाँ से आ रहा हो और एक नेगेटिव साइन डायरेक्शन का आ रहा हो, ना आपके पास फील्ड पॉजिटिव भी आए। सो हमें इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त चार्जेस को हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करना चाहिए, उनकी एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड्स लेनी चाहिए। मैं जब ट्यूटोरियल की कुछ प्रॉब्लम्स करवाऊंगा तो ये पॉइंट मज़ीद एलेबोरेट करूँगा कि हम कि इसका नुकसान क्या होता है, हम प्रॉब्लम्स करते वक्त देखेंगे। सो ये इस बात को आप जहन नशीन कर लें, इसको एक रूल की तरीके से एक एक रूल के तौर पर जहन में रख लें कि आज जब भी आपने फील्ड कैलकुलेट करनी है तो आपने चार्जेस की हमेशा एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड्स लेनी है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, ताकि उससे हमारी डायरेक्शन के ऊपर फ़र्क ना पड़े। डायरेक्शन हमें हमेशा सेपरेटली कैलकुलेट करनी है। ओके, सो अब हम इसमें ये देखते हैं कि अभी तक तो हमने बात की सिर्फ एक चार्ज की, लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे चार्जेस हों, सो ये आप कह लें कि आपने ये आपका टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, और यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस पड़े हुए हैं Q1 Q2 Q3, मुख्तलिफ एन चार्जेस पड़े हुए हैं। इस सूरत में तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रही होगी वो डेफिनेटली आप उस तरीके से कैलकुलेट नहीं कर सकते जिस तरह हमने पहले फार्मूला लिखा है। फिर हम वो फोर्स किस तरीके से, क्योंकि आपका कूलम लॉ तो सिर्फ दो चार्जेस के लिए है, दो से ज़्यादा चार्जेस के लिए होल्ड नहीं करता। इस सूरत में आपको हर फोर्स अलग अलग कैलकुलेट करनी पड़ेगी, यानी कि आपको ये देखना पड़ेगा कि किसी चार्ज 1 की वजह से टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, किसी चार्ज 2 की वजह से टेस्ट चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है, और इसी तरीके से nth चार्ज की वजह से इसके ऊपर कितनी फोर्स लग रही है। देन आप उनको ऐड कर दें, ये आपको टोटल फोर्स देगा। कॉरस्पॉन्डिंगली इसी तरीके से ई भी कैलकुलेट किया जा सकता है। सो ये आपके पास आ जाएगा एफ नॉट ओवर क्यू नॉट, सॉरी
हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं ना, तो इसको मैं एफ नॉट कह रहा हूँ। सो ये आपके पास एफ नॉट 1 ओवर क्यू नॉट प्लस एफ नॉट F02 over Q naught plus F naught N over Q naught. So correspondingly E naught 1 plus E naught 2 plus E naught N, इसे हम लोग नाम देते हैं ये आपकी टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मल्टीपल चार्जेस की वजह से। और चूँकि हमने यहाँ पर इनको ऐड किया तो ये बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड में ये लॉ ऑफ सुपरपोजिशन है, जिस तरीके से हम इनको ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पर आपने जब भी ये सारी कैलकुलेशंस करनी है, अगेन ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि डायरेक्शन सेपरेटली कैलकुलेट करनी है। हमने जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंप्यूट करेंगे उसमें चार्जेस को हमेशा एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड्स की फॉर्म में लेना है, क्योंकि अगर हमने उन्हें इस तरीके से ना लिया तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। ओके, सो अब हम एक सिचुएशन डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लॉ ऑफ सुपरपोजिशन के जरिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो सिचुएशन हमारे पास ये है कि हम यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर लेते हैं। और इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में यहाँ पर आपके पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पर वाई एक्सिस है। इक्वल डिस्टेंस के ऊपर हमने 3 चार्जेस रख दिए हैं। सो यहाँ पर भी आपके पास कह लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस डी है, इसके ऊपर एक चार्ज रख दिया हमने। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बी टी है, इसके ऊपर भी एक चार्ज रख दिया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस बी टी है, इसके ऊपर भी एक चार्ज रख दिया है। इन चार्जेस को हम नाम दे देते हैं कि यहाँ पर जो हमने चार्ज रखा है ये आपके पास Q1 है, यहाँ जो चार्ज रख रहे हैं ये Q3 है, यहाँ जो चार्ज रखा है ये Q2 है, और एंगल यहाँ पर भी 30 डिग्री है, यहाँ पर भी 30 डिग्री है, यहाँ पर भी 30 डिग्री है। हमने अब चार्जेस की वैल्यूज हमें गिवन है। सो जो Q1 है हमारे पास ये +2Q है, Q2 हमें दिया हुआ है -2Q, Q3 हमें दिया हुआ है -4Q। हमने नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर फॉर्म के अंदर कैलकुलेट करनी है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन, जो ओरिजिन के ऊपर प्रोड्यूस हो रही है। कि ये किसके बराबर होगी। अच्छा, अब ये काम करने के लिए डेफिनेटली हमारे पास जो गाइडिंग प्रिंसिपल है वो तो हमारा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन है कि ये बराबर होगा E1 की फील्ड कितनी है प्लस E2 की कितनी है प्लस E3 की कितनी है। ये आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन उसके लिए पहले आपको कैलकुलेट करना होगा कि इनकी मैग्नीट्यूड्स कितनी है। अच्छा, हमें पता है कि E बराबर होती है, मैं अब इनको ना मैं 1/4 का एप्सिलॉन को K से रिप्रेजेंट करूँगा। सो ये हमारे पास उसका एक फार्मूला होता है। कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोग मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहें तो E1 आपके पास K एज इट इज़ आ गया, Q1 ओवर R1 स्क्वेयर। सो E1 है हमारे पास K, पॉजिटिव मैग्नीट्यूड लेनी है 2Q ओवर D स्क्वेयर। इसी तरीके से E2 लिखें K2, अब होना तो ये चाहिए, ये माइनस का चार्ज है तो मैं इसलिए इस तरीके से लिख रहा हूँ
सो E2 इज इक्वल टू, अब के पे तो फर्क नहीं पड़ेगा, के तो कांस्टेंट नंबर है, सो मुझे यहाँ पर K2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। K 2Q ओवर D स्क्वेयर। सिमिलरली E3 K minus Q3 over R3 square. So E3 is equal to K 4Q over D square। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड आ गई हैं। हम इनको सिर्फ ऐड करेंगे तो नेट मैग्नीट्यूड आ जाएगी, लेकिन अभी हमने डायरेक्शंस कैलकुलेट नहीं की, जो एक अहम काम है। अब हम ये देखते हैं, और इस पे हम आप लोग दोबारा से इस बात को दोबारा से देखें कि हमने कहीं पर भी, हालांकि ये चार्ज -Q2Q था, लेकिन मैंने मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव लिखी है दोनों केसेस में, क्योंकि ये हमने एक तरीका डिफाइन कर लिया है। डेफिनेटली अगर आप ना करना चाहें तो उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको फिर ज़्यादा मोहतात रहना होगा कैलकुलेशंस करते हुए कि आप कोई गलती ना कर दें। अच्छा, अब हमारे पास जो सिचुएशन है उसको हम देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाए। गिवन डाटा हमें ये है कि Q1 प्लस 2Q है, Q2 माइनस 2Q है, Q3 माइनस 4Q है। एक चार्ज आपके पास, ये आपका ओरिजिन है। मैं इसको ज़रा प्रॉपरली ड्रॉ करता हूँ। हम ऐसा करते हैं इसको, ये हमारे पास x एक्सिस है और ये y। एक चार्ज आपने रखा हुआ है यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर इस तरह लिख देता हूँ प्लस Q1। दूसरा चार्ज आपने रखा हुआ है यहाँ पर माइनस Q2। तीसरा चार्ज आपने रखा हुआ है यहाँ पर माइनस Q3। पहले हमें ये देखना होगा कि इनके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या क्या होंगी, क्योंकि हम ऑरिजिन पे कंप्यूट कर रहे हैं इस पॉइंट पर। हम चूंकि हमने देखा है कि चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्जेस से अवे होती है, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो इस डायरेक्शन में आ रही होगी, लेकिन यहाँ यानी कि Q1 से अवे है क्योंकि Q1 पॉजिटिव है, Q2 नेगेटिव है। सो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो टुवर्ड्स द Q2 होगी। इसी तरीके से Q3 भी नेगेटिव है, सो ये आपके पास E1 की डायरेक्शन इस तरह से होनी है, E2 की डायरेक्शन यहाँ पर आएगी और E3 की डायरेक्शन इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। तो हमारी अब तक की फाइंडिंग ये है कि E1 इज अवे फ्रॉम Q1, क्योंकि पॉजिटिव है। E2 इज टुवर्ड्स Q2, E3 इज टुवर्ड्स Q3। ये भी पॉजिटिव है आपके पास, सॉरी ये भी नेगेटिव है। ये हमारे पास, अच्छा अब यहाँ पर हमें थोड़ी सी एक सहूलत मिल रही है। अब अगर आप यहाँ पर ये देखें एक इम्पॉर्टेंट नोट, वो ये कि डायरेक्शंस ऑफ E1 एंड E2 आर सेम, दोनों सेम डायरेक्शंस में हैं। इसका मतलब है कि इनकी डायरेक्शंस के लिए आपको क्या करना होगा, आप लिख सकते हैं, सो लेट मी कॉल दिस E, क्या इसको नाम दिया जाए, E12 कह लेते हैं। सो दिस इज जस्ट वेक्टर सम ऑफ E1 प्लस E2। डायरेक्शन सेम है तो आप इनको डायरेक्टली ऐड कर लेंगे। ये एक हमें बड़ी सहूलत मिल गई है, हमें इनकी डायरेक्शंस के बारे में, इन दोनों की डायरेक्शंस के बारे में तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैं अगर कहीं लिखूं कि हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, चलें हम ऐसा करते हैं, इसको यहाँ करते हैं। E1 प्लस E2 किसके बराबर आएगा, हम इनको पहले तो ऐड कर लेते हैं ना, हम बाद में इनकी मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। यहाँ पर आपके पास ये K था और ये 2Q ओवर D स्क्वेयर
प्लस के 2q ओवर डी स्क्वेयर E12 के 4q ओवर डी स्क्वेयर। सो अब आपने तीन चार्जेस को कंबाइन करके दो कर लिया, सिचुएशन थोड़ी सी आसान होती है। अच्छा, वैसे अब यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं कि अगर मैं वहाँ पर इनको नेगेटिव ले लेता तो इस वक्त ये E12 की मैग्नीट्यूड 0 होती, जो कि 0 नहीं है। सो अब आपके पास ये दो चार्जेस आ गए हैं। अब इन दो चार्जेस के लिए हम देखते हैं कि डायरेक्शन कैसे फिगर आउट की जाए, डायरेक्शन को कैसे कैलकुलेट किया जाए। दोबारा से ड्रॉ करते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये है हमारे पास चार्ज Q3 और ये है हमारे पास नेट चार्ज, ये टोटल है उनका Q1 और Q। जब मुझे वैसे ये ऐसे नहीं लिखना चाहिए, मुझे इसको E की टर्म्स में लिखना चाहिए। सो ये आपके पास है नेट फील्ड E3 और यहाँ पर है आपके पास E1 प्लस E2। इनके दरमियान एंगल यहाँ पर भी 30 डिग्री आ रहा है और यहाँ पर भी 30 डिग्री आ रहा है। अब अगला सवाल ये कि डायरेक्शन, अब इसकी डायरेक्शन कैसे फाइंड की जाए। ये दो वेक्टर्स हैं आपके पास और इनको वेक्टर्स की तरह ही ऐड किया जाएगा। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें ड्रॉ करने होंगे इनके कंपोनेंट्स। यहाँ पर ओरिजिन से हम स्टार्ट करना शुरू करें तो पहले हमें ओरिजिन पे कंपोनेंट ड्रॉ करने के लिए मैंने ज़रा थोड़ा सा इसीलिए मैंने थोड़े से ज़रा मोटा कलर लिया है कि हमें देखने में आसानी हो। मैंने पेंसिल को इसीलिए थोड़ा सा, तो यहाँ पर ड्रॉ करें। ये इसका एक कंपोनेंट आ जाएगा और कॉरेस्पॉन्डिंगली इसका दूसरा कंपोनेंट आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। सो ये जो कंपोनेंट होगा ये आपके पास E3x है और ये कंपोनेंट आपके पास E3y है। सो हम इसको E12 कह रहे थे। इसी तरीके से इसके भी ड्रॉ करें कंपोनेंट। इसके लिए आपको इस डायरेक्शन में पहले जाना पड़ेगा। ये इसका E12 का y कंपोनेंट है और फिर आप इस डायरेक्शन में जाएंगे। ये आपके पास E3x है, सॉरी E12x है। ये आपने इसके कंपोनेंट्स बना लिए हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग सा मामला है, वो ये कि E3y और E12y तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो इसका मतलब है कि ये तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। जितना एक पॉजिटिव होगा उतना ही दूसरा नेगेटिव होता जाएगा। तो इसका मतलब है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में y का तो कोई कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। सो E नेट y तो आपके पास 0 आ गया। लेकिन E3y और E3x और E12x तो सेम डायरेक्शन में है और सेम डायरेक्शन में होने की वजह से ये ऐड होंगे। सो जब हम इनको ऐड करें सो हम लिखेंगे ई नेट। ई जो नेट होगा वो आपके पास सिर्फ ई नेट एक्स ही आएगा, यानी कि E12x प्लस E3x। E12x क्या है, मैग्नीट्यूड हमने निकाली है के 4q ओवर डी स्क्वेयर कॉस 30 डिग्री प्लस के 4q ओवर डी स्क्वेयर कॉस 30 डिग्री। सो आपके पास टोटल, इसको मैं ई शुरू में मैंने कहा था, सो इसलिए हम इसको अब ई के साथ ही हम लिखते हैं। सो ये आपके पास कितनी आ जाएगी, सो बेसिकली इसको सिंप्लीफाई करना cos 30, सो ये बन जाएगा 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/d स्क्वेयर 4q cos 36 जो होता है वो 0.0
cos 30 जो होता है 0.866 के बराबर होता है। इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास ई की वैल्यू आएगी 6.93 क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी स्क्वेयर। सो ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आपके पास इस कॉम्बिनेशन ऑफ चार्जेस की वजह से ओरिजिन पे लग रही थी। ओके सो आई होप कि इस प्रॉब्लम ने काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर की होंगी। बाकी इससे रिलेटेड कुछ और भी प्रॉब्लम्स हैं, वो मैं आपको इस वीक का जो तीसरा लेक्चर होगा ट्यूटोरियल्स की फॉर्म में मैं वो आपको इसमें करवाऊँगा। थैंक यू।